हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को एग्ज़ाम से संबंधित कंटेंट दिए जाते हैं। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए यूपीएसआई से संबंधित लेसन 3 चैप्टर 3 पॉक्सो एक्ट 2012 लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं पूरी तरह से इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करूँगा एक ही वीडियो में और कम समय में ख़त्म करने की कोशिश भी करूँगा। तो आप लोग बने रहें। पोक्सो एक्ट, इसका फुल फॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। अब इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, जैसे कि ये कब अधिनियमित हुआ, कब पास हुआ, आप समझ लीजिए। तो 19 जून 2012 को, और लागू कब हुआ, 14 नवंबर 2012 को। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, 46 धाराएं हैं, 9 अध्याय हैं और एक अनुसूची है। अनुसूची जो है वो सशस्त्र बल व सुरक्षा बलों की सूची है, और ये धारा 2C सशस्त्र बल व सुरक्षा बल की परिभाषा देता है। तो मुख्य धाराओं पर आते हैं। तो इनमें से धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ये पॉक्सो एक्ट जो है उसके बारे में बात करता है। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है। धारा 2, इसमें परिभाषाएं हैं, डिफिनेशंस हैं, जैसे कि बालक की परिभाषा जो है वो धारा 2 क्लॉज डी में है। बालक क्या है, बालक ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। तो इस परिभाषा के अनुसार बालक की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। सेक्शन 2 क्लॉज डी में, सेक्शन 2 क्लॉज डी क्लॉज ए, इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित परिभाषा दी गई है, जिसमें बालक का इन्वॉल्वमेंट आवश्यक होता है एवं रूप से अस्पष्ट आचरण यानी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट। तीसरा, दृश्य चित्रण होना चाहिए, तब इसे माना जाएगा ये बालक संबंधी अश्लील सामग्री है। जिसमें दृश्य चित्रण की बात करें तो इसमें वीडियो, फोटो या AI जनरेटेड इमेज सम्मिलित है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है। धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा दी गई है। यदि कोई व्यक्ति अपने पेनिस को बालक के वैजिना, माउथ, एनस या यूरेथ्रा में प्रवेश कराता है तो यह पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाता है। इसमें भी कई टाइप हैं, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति पेनिस को छोड़कर शरीर के अन्य अंगों या वस्तु को बालक के वैजिना, माउथ, एनस, यूरेथ्रा में प्रवेश कराता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति बालक के शरीर के किसी भाग को ऐसे छेड़ता है कि वह वैजिना, माउथ, एनस या यूरेथ्रा में प्रवेश पा सके। और तीसरा कंडीशन, यदि कोई व्यक्ति बालक के पेनिस, वैजिना, एनस या यूरेथ्रा पर मुंह लगाता है या बालक को ऐसा करने के लिए कहता है, तो इन सभी परिस्थितियों में प्रवेशन लैंगिक हमला की श्रेणी में आता है। तो यह माना जाएगा कि ये PSA की श्रेणी में है। तो ये धारा 3 के अनुसार इसकी परिभाषाएं हैं, और इसके अंतर्गत जो भी उप टॉपिक आते हैं ये सभी हैं। धारा 4 प्रवेशन लैंगिक हमले का दंड, इसकी परिभाषा बताता है। सामान्य परिस्थिति में न्यूनतम कारावास जो होगा वो 10 वर्ष का होगा। अधिकतम दंड आजीवन कारावास यानी शेष जीवन भर आपको जेल में काटना पड़ेगा अगर ऐसी गलती कोई करता है। साथ में जुर्माना, फाइन भी लगेगा। यदि दूसरा केस है, यदि अपराध 16 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ हो तब न्यूनतम कारावास 20 वर्ष, अधिकतम दंड आजीवन कारावास, और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये एग्ज़ाम से ही संबंधित नहीं है, बिल्कुल हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में भी काम आ सकते हैं और काम आते भी हैं।
किसी के जीवन में भी काम आते हैं, आपने देखा होगा। नोट: जो फाइन या जुर्माना लगाया जाएगा वह उस बालक को दिया जाएगा ताकि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट और पुनर्वास हो सके। धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला यानी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट की परिभाषा देता है। इसे एग्रेवेटेड पीएसए कहा जा सकता है। यदि पीएसए निम्न परिस्थितियों में किया जाए तो यह एग्रेवेटेड पीएसए कहलाता है। अब क्या परिस्थितियां हैं, जैसे कि गैंग पीएसए। गैंग पीएसए में पुलिस अधिकारी द्वारा, सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा, लोक सेवक द्वारा, जेल स्टाफ द्वारा, स्कूल स्टाफ या सरकारी चाहे निजी हो इनके द्वारा, अस्पताल चाहे सरकारी हो या निजी इन अस्पताल स्टाफ द्वारा होता है, तो इसे एग्रीवेटेड पीएसए की श्रेणी में रखा जा सकता है। धारा 6 गुरुतर पीएसए का दंड। तो न्यूनतम दंड इसमें 20 वर्ष का कठोर कारावास और अधिकतम दंड आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी हो सकता है, और साथ में जुर्माना। तो धारा 6 गुरुतर पीएसए का दंड के बारे में बात करता है। धारा 7 लैंगिक हमला सेक्सुअल असल्ट क्या है। यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंशन से किसी बालक के वैजिना, पेनिस, एनस या ब्रेस्ट को टच करता है या बालक को ऐसा करने के लिए कहता है तो यह सेक्सुअल असल्ट कहलाता है। इसमें पेनिट्रेशन शामिल नहीं होता। आप समझिएगा, इसमें पेनिट्रेशन शामिल नहीं होता, लेकिन अगर ये सभी क्रियाएं करता है तो वह धारा 7 के तहत आएगा। धारा 8 क्या कहता है कि लैंगिक हमले का दंड। अगर ये कोई सेक्सुअल असल्ट करता है तो दंड क्या है, तो न्यूनतम कारावास 3 वर्ष, अधिकतम कारावास 5 वर्ष और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। धारा 9 गुरुतर लैंगिक हमला यानी एग्रेवेटेड सेक्सुअल असल्ट ASA। यदि सेक्सुअल असल्ट निम्न व्यक्तियों द्वारा या विशेष परिस्थितियों में किया जाए तो यह एग्रेवेटेड सेक्सुअल असल्ट कहलाता है। जैसे कि गैंग सेक्सुअल असल्ट जो कि सामूहिक होता है, इसमें पुलिस अधिकारी द्वारा, सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा, लोक सेवक द्वारा, जेल स्टाफ द्वारा, स्कूल स्टाफ द्वारा, अस्पताल चाहे सरकारी हो या निजी इन स्टाफ के द्वारा किया जाता है, तो ये ASA के तहत आएगा। धारा 9 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दी गई। धारा 10 गुरुतर लैंगिक हमले का दंड। अगर कोई एग्रेवेटेड सेक्सुअल असल्ट करता है तो जो दंड है न्यूनतम कारावास 5 वर्ष का, अधिकतम 7 वर्ष और साथ में जुर्माना। धारा 11 सेक्शन 11 क्या कहता है, इसकी परिभाषा देता है लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ चाइल्ड। इसकी परिभाषा देता है यदि कोई व्यक्ति निम्न कार्य करता है तो इसे सेक्सुअल हैरासमेंट माना जाएगा। क्या कार्य है, शब्दों द्वारा, आवाज़ करके या जेस्चर या अश्लील या अंग प्रदर्शन द्वारा उत्पीड़न, बच्चे से शरीर का कोई भाग दिखाने के लिए कहना, बच्चे को अश्लील सामग्री दिखाना, बालक का इलेक्ट्रॉनिक या सीधे पीछा करना या कांटेक्ट करने की कोशिश करना, बच्चे के किसी सेक्सुअल वीडियो या मीडिया क्लिप को दिखाने या वायरल करने की धमकी देना और पोर्नोग्राफी का प्रलोभन देना, तो ये धारा 11 के तहत आएगा। सेक्शन 12 लैंगिक उत्पीड़न का दंड। पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरासमेंट, कारावास अधिकतम 3 वर्ष और साथ में जुर्माना। सेक्शन 13 अश्लील प्रयोजनों हेतु बालकों का उपयोग। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के मीडिया कार्यक्रम या विज्ञापन आदि में बालक के प्राइवेट पार्ट्स को दिखाता है, बालक का सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। तीसरा, बालक को अश्लील या गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, तो यह बालक का अश्लील प्रयोजनों हेतु उपयोग यानी पोर्नोग्राफिक पर्पसेस माना जाएगा। ये धारा 13 कहता है। धारा 14 बालकों का अश्लील प्रयोजनों हेतु उपयोग करने का दंड। अगर पहली बार अपराध करता है तो न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। अगर दूसरी बार करता है तो न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास और साथ में जुर्माना भरना पड़ेगा। धारा 15 चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित अपराध और दंड।
अपराध व दंड की बात करें तो अश्लील सामग्री को केवल स्टोर करता है तो जुर्माना 5,000 न्यूनतम, और दूसरी बार या बार बार ऐसा करता है तो न्यूनतम 10,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा अगर केवल ये स्टोर करता है, संग्रहित करता है। अश्लील सामग्री को बांटना या दिखाना या प्रचार करना अगर पहली बार अपराध है तो 1 से 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर दूसरा केस, अगर अश्लील सामग्री को बेचने के लिए स्टोर करता है, अगर ये पहली बार अपराध करता है तो न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष और साथ में जुर्माना देना पड़ेगा। और यही काम बार बार करता है, बार बार अपराध करता है तो न्यूनतम 5 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष, साथ में जुर्माना भी। धारा 19 अपराधों की रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस। यदि पॉक्सो एक्ट से संबंधित अपराध होता है तो रिपोर्ट की जाएगी। किसे की जाएगी? विशेष किशोर पुलिस इकाई यानी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या स्थानीय पुलिस, लोकल पुलिस या थाना को। धारा 20 कुछ संस्थाओं की जिम्मेदारी। यदि पॉक्सो एक्ट से संबंधित अपराध होता है तो मीडिया, होटल, लॉज, हॉस्पिटल, क्लब या स्टूडियो इनकी जिम्मेदारी है कि वे अपराध या चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जानकारी पुलिस को दें, नहीं तो ये भी पुलिस के दायरे में आएंगे। धारा 22 झूठा मुकदमा, फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स केस। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत झूठा केस दर्ज करता है तो सज़ा जो है अधिकतम 6 माह की जेल प्लस जुर्माना। धारा 24 बालक का बयान, रिकॉर्डिंग ऑफ चाइल्ड्स स्टेटमेंट। बालक का बयान कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो घर पर। दूसरा, जहाँ वह बालक सामान्यतः रहता है। तीसरा, बालक की पसंद की जगह। बालक का बयान रिकॉर्ड कौन करेगा? न्यूनतम एसआई रैंक का अधिकारी, केवल महिला अधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी। बयान रिकॉर्ड करते समय अधिकारी वर्दी नहीं पहनेगा। रात में बालक को थाने में नहीं रोका जाएगा। बालक की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी जब तक कि अदालत अनुमति न दे। धारा 25 मजिस्ट्रेट द्वारा बालक का बयान, स्टेटमेंट बिफोर मजिस्ट्रेट। बालक का बयान मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। धारा 27 बालक का चिकित्सीय परीक्षण। यदि पीड़िता बालिका है तो मेडिकल परीक्षण केवल महिला डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट के समय बालक के माता पिता या अभिभावक उपस्थित रहेंगे। धारा 28 विशेष न्यायालय की बात करता है। पॉक्सो मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। गठन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। हर जिले में सत्र न्यायालय को ही विशेष न्यायालय बनाया जाएगा। गठन से पहले राज्य के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से परामर्श लिया जाएगा। तो ये धारा 28 के तहत विशेष न्यायालय की परिभाषा दी गई। धारा 32 विशेष लोक अभियोजक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रत्येक विशेष न्यायालय में मामलों की पैरवी के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए जाएंगे। धारा 33 विशेष न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियाँ। विशेष न्यायालय को सामान्य सेशन कोर्ट की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। मामलों की सुनवाई चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में की जाएगी। धारा 35 बच्चे का साक्ष्य यानी प्रूफ रिकॉर्ड करना। अपराध की जानकारी मिलने से 30 दिनों के भीतर बच्चे का साक्ष्य व साक्ष्य सामग्री, एविडेंस या प्रूफ रिकॉर्ड की जाएगी। मामले का निपटारा। पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले को अपराध की जानकारी की तारीख से 1 साल के भीतर सुनकर निपटारा करना जरूरी है। धारा 35 के तहत। धारा 36 साक्ष्य देते समय अपराधी एक्यूज्ड बच्चे के सामने उपस्थित नहीं होगा। धारा 37 विचारण यानी ट्रायल। सुनवाई बंद कमरे में होगी। इसमें बच्चे के माता पिता या कोई खास व्यक्ति शामिल रह सकता है। यदि अदालत चाहे तो सुनवाई को पब्लिक से हटा सकती है। धारा 43 जागरूकता।
केंद्र व राज्य सरकारें इस अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाएंगे सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेडियो के माध्यम से। पॉक्सो एक्ट जो है उससे संबंधित जागरूकता इन सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेडियो के माध्यम से समाज में ये जागरूकता फैलाएगी। धारा 43 के तहत। धारा 44 क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR केंद्र स्तर पर, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPCR राज्य स्तर पर। इनकी जिम्मेदारी होगी कि अधिनियम का क्रियान्वयन सही हो रहा है या नहीं, इनका बस यही काम है। धारा 44 के तहत मॉनिटरिंग करना। धारा 45 नियम बनाने की शक्ति। इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोट ध्यान में रखना है। धारा 4 ऑफ पॉक्सो क्या कहता है, और धारा 65 व 65B ऑफ जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें क्या अंतर है। तो अंतर देखा जाए ये 18 साल। धारा 4 जो है, 1 मिनट दिखाता हूँ। ये है धारा 4। आप इससे देख सकते हैं, ये केवल अंतर है, आप देख लीजिए। और यहाँ पर पूरा टॉपिक समाप्त होता है। कम समय में पूरा वीडियो आपको देने का प्रयास था, आप लोगों तक पहुँचा होगा, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।